आउट ऑफ 21 में से ये रतू साहब उसका क्रिमिनल केस बहुत है। उसका दार्जिलिंग में भी है, ये वेस्ट बंगाल, कामरूप गुवाहाटी में भी है, और इसका कलकत्ता में भी है, और कलकत्ता में भी और भी है। कलकत्ता में 2-3 तो है। और ये रिसेंटली यहाँ का मतलब कुछ अपॉइंटमेंट का जेई अपॉइंटमेंट का बारे में वो भी केस रजिस्टर है। और जिस एमएलए कैंडिडेट का पास क्रिमिनल केस है, पेंडिंग है, वो 21 है। अब इसको क्यों दिया है और रीजन नहीं देखा रहा है ना, ये आप देख सकता है। इसमें ये जो डाउनलोड पोस्ट है, ये लोग यहाँ में या रीजन को थोड़ा भी नहीं बता रहा है। जैसे गाइडलाइन में फॉर्मेट में देखा रहे, इसको यहाँ कॉपी कैट करके डाला हुआ है। इसमें हम 2 बार लेटर लिखा है, ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर में भी और रिटर्निंग ऑफिसर सगाली का, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ईटानगर में भी लिखा है। प्रॉब्लम ये है कि रतू साहब को हम इंडिविजुअल पर्सनल ऐसे तो नहीं है, तो एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन और एज एन एडवोकेट मैं समाज में, सोसाइटी में जो गलत कानून का बाहर करेगा तो उस चीज को मैं करेक्शन हमेशा करता हूँ। तो इसमें अभी तक जो फाइंडिंग्स है, अरुणाचल में अराउंड 21 एमएलए कैंडिडेट्स है, ये लोग उसका अगेंस्ट में क्रिमिनल केस पेंडिंग है। और जो 41 एमएलए कैंडिडेट है, 21 का बाद प्लस 41 है ना, तो जो क्रिमिनल नहीं देखा रहे उन लोग भी केस है। तो 41 को हम ऑलरेडी लेटर तो इवन इलेक्शन कमीशन में भी लिखा है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ईटानगर में भी लिखा है। और जिस एमएलए कैंडिडेट का पास क्रिमिनल केस है, पेंडिंग है, वो 21 है। आउट ऑफ 21 में से ये रतू साहब उसका क्रिमिनल केस बहुत है। वो क्रिमिनल केस, उसका पेंडिंग क्रिमिनल केस को एपिडेमिक में नॉमिनेशन में देखा रहा है। लेकिन वो एपिडेमिक जो आपको ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये गाइडलाइंस है, जो एमएलए एमपी कैंडिडेट जिसका पास क्रिमिनल केस पेंडिंग है उसको रुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, जजमेंट है, इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस है। उसमें बोलता है जिस कैंडिडेट का, एमएलए एमपी कैंडिडेट का पेंडिंग क्रिमिनल है, उसको पॉलिटिकल पार्टी है जो टिकट सिलेक्शन करेगा उसको रीजन बताना होता है। लेकिन हमारे यहाँ में रतू साहब सिर्फ नहीं है, तुम पहले बताया 21 एमएलए कैंडिडेट जिसका पास क्रिमिनल केस है, उन लोग पेपर पब्लिकेशन, उन लोग का जो ये क्रिमिनल डिक्लेरेशन न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करता है ना, तो उसमें रतू साहब का भी हम देखा है। उसमें आप देख सकता है पेपर यहाँ में, उसमें पॉलिटिकल पार्टी रतू साहब ये रतू को उसका इतना क्रिमिनल केस पेंडिंग है, अब इसको क्यों दिया है और रीजन नहीं देखा रहा है ना, ये आप देख सकता है। इसमें ये जो डाउनलोड पोस्ट है, ये लोग यहाँ में यह रीजन को थोड़ा भी नहीं बता रहा है। जैसे गाइडलाइन में फॉर्मेट में देखा रहे, इसको ही यहाँ कॉपी कैट करके डाला हुआ है। तो मतलब रतू साहब को हम लोग क्रिमिनल है अभी तक तो नहीं बोला है, लेकिन उसका पास क्रिमिनल पेंडिंग है ना, पेंडिंग, जिसका पास पेंडिंग केस है उसको आप पॉलिटिकल पार्टी टिकट क्यों दिया है, क्यों अनअपोज किया है, रीजन नहीं दिया है ना। तो ये तो गाइडलाइन को, इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन टोटली वायोलेशन हो रहा है। सर एक सवाल आपसे और पूछना है सर, जैसे कि आपने रोस्टू को लेकर क्रिमिनल एक्ट पर आपने एफआईआर दिया गया है, इलेक्शन होने बाद आप उस पर जो एफआईआर जो है, जो कंप्लेन है, इलेक्शन होने बाद आपकी दिया गया है। इलेक्शन पहले से आप कर सकता था कि उसको इलेक्शन ना आए, लेकिन आप इलेक्शन के होने के बाद उसको अनअपोज किया गया सगाली की ओर से, तो इसके बाद आपको आपकी कंप्लेन आप देखने मिलता है।
तो सर क्या ये अगर एक साथ देखा जाए तो आपका जो केस बहुत सारे देखने मिला है। एक तो पंचायत जो जेई करता है वो भी चला आपका, फिर जो पीएचई का भी चला काफी सारे 60 एमएलए का चला है, 3 एमपी का। तो इस बार जो है पकड़ा गया इस बार जो है कि आप दे रहा है केस ई आरोपी को। सर क्या पीके कंपनी के एक्स एमपी होने के नाते या पैसा वाला होने के नाते आप उसको डाला जा रहा है, ऐसे कुछ पब्लिक लोग कहना है। नहीं, ये जितना क्रिमिनल केस है उसको छुपाना नहीं है ना। और ऋतु साहब यहाँ में उसका एगेंस्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोलकाता में भी केस चल रहा है, तो उसका भी आप एपिडेमिक में शो नहीं किया है। इसका बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में टीके कंपनी ऋतु साहब का एगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शन लेने के लिए ऑर्डर दिया। इसका बाद फिर अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर का मुताबिक उसका एगेंस्ट में अभी सीजन कोर्ट यूपीआ में कंप्लेंट केस चल रहा है, उसको भी हाइड किया है। तो ये तो बहुत सीरियस बात हो गया ना। प्लस आपको टिकट सिलेक्शन मैंने अपोज गलत तरीका से दे दिया। तो ये ऋतु साहब को हम ये इंडिविजुअल तो नहीं है इसका ये क्या बोलता है, हम ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से फिर डीसी लोग को आरओ को मेरा कंप्लेंट को फॉरवर्ड किया है ना, तो डीसी से भी आरओ को लिखा है लेटर। तो डीसी का आरओ को लिखने वाला हम मिला नहीं है, तो वो उसका कारण से अभी आरओ जो रिप्लाई लिखा है वो लिख रहा है क्रिमिनल एंटीसीडेंट ऋतु साहब का क्रिमिनल एंटीसीडेंट को न्यूज पेपर में 3 पेपर में पब्लिश हुआ है, और उसका क्रिमिनल केस को एपिडेमिक जो वेबसाइट में पब्लिश किया है। तो इसलिए उसका ये बनता नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन एक्शन ये सब लेने के लिए बनता नहीं है बोल के लिखा है ना हमको। तो हम फिर पहले भी लिखा था आपका ये क्रिमिनल एंटीसीडेंट को पेंडिंग केस को आपको पॉलिटिकल पार्टी रीजन दिखाना होता है, किस ग्राउंड से आप इसको एक सिलेक्शन हुआ है। जिसका पास क्रिमिनल नहीं है, पेंडिंग नहीं है, उसको क्यों सिलेक्शन नहीं किया। वो तो पॉलिटिकल पार्टी दिखाना होता है ना, उसको नहीं दिखाया है। आप पेपर में वो रीजन नहीं देखा कर पब्लिश करने से नहीं होगा ना बात जो। और ये बार बार आपको हम बता रहे हैं, हम ऋतु साहब के लिए पर्सनली उसको इंडिविजुअल नहीं कर रहे हैं, सबको हम कर रहा है। सर मेरा सीधा सवाल आपसे रहेगा, इस मैटर लेकर बात करें तो आप इलेक्शन के बाद आप कंप्लेन दिया गया आरओ को, लेकिन इलेक्शन से पहले क्यों कंप्लेन नहीं दिया जो रोतू सर को जो आप इलेक्शन डाला गया क्रिमिनल एक्ट पर, क्या रीजन है आपको लेट पर आपको देने के लिए? ये जो अभी हम इलेक्शन का बात क्यों दिया है बोलने से, क्योंकि हम इलेक्शन का बात हमको मालूम हो गया ना, उसका वेबसाइट चेक किया है, पूरा हम पेपर चेक किया है, तो उसको वो मालूम होने का बाद ही हम कंप्लेन दिया। और मेनली जो ये इलेक्शन पार होने का बाद आफ्टर 45 डेज, तो ये पोस्ट एपिडेमिक जो भी डिस्क्लोज नहीं किया है, जो हाइड किया है, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन 45 डेज का अंदर में ही करना होता है। अब टाइम है, मेरा डिले नहीं है, तो इसलिए अभी भी टाइम सफिशिएंट टाइम है करने का। सर जैसे कि आपने वहाँ इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन दिया गया है और जो परम्परा के आरओ है उसको भी कंप्लेन दिया गया है, क्या रिस्पॉन्ड आया है आपका जो कंप्लेन लेटर को लेकर? अभी ये जो आपका रत्तू साहब, ये जो उसका जो 2 केसेस है सीजीएम यूपीआ और एनजीटी में, और सुप्रीम कोर्ट में भी यही सेम केस को पेंडिंग है, उसको हाइड किया है। उसको आरओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ये दोनों अभी उसको ऑफिस उसमें पोस्ट एपिडेमिक कमिट हुआ है, तो आरओ का ऊपर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन का ऊपर अभी ये लोग रत्तू साहब का एगेंस्ट में कंप्लेन देना है, एफआईआर देना है, कोर्ट में देना है, पुलिस में देना है। क्यों हाइड किया? क्योंकि हाइड करना ऑफेंस है ना, बड़ा ऑफेंस है। और ये बात में आपका जैसे कि सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई भी वोटर्स ये हाइडिंग कर लेके और ये पब्लिकेशन क्रिमिनल डिक्लेरेशन को लेकर और इलेक्शन पिटीशन जा सकता है, डिस्क्वालीफाइड होगा ना। और इसमें अगर आरओ लोग, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर लोग अगर इसको ये कुछ एक्शन नहीं लेगा तो बाद में हम देखेगा, खुद ही कंप्लेन दे। सर इफ अगर आरओ और आपका जो इलेक्शन कमिश्नर है आपका कंप्लेन को एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन कुछ अगर आपका जो कंप्लेन को लेकर एक्शन नहीं ले जाए तो आप किस प्रकार से कदम उठाएंगे? तो इसको हम इलेक्शन पिटीशन डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, हम डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल करेगा।
और क्रिमिनल जो लाइबिलिटी है जो पोस्ट एपिडेमिक का, उसको तो हम फाइलिंग करेगा, कोर्ट में फाइलिंग करेगा, और उससे भी और कुछ है उसको हम स्टेप को रिसर्च करके करते रहेगा। सर हम आपसे सीधा जानते हैं क्योंकि आप क्रिमिनल पिटिशन पर बात किया गया है, तो सर आप बता सकते हैं पब्लिक को रोतू सर का जितना क्रिमिनल एक्टिविटी 2-3 पॉइंट आप बता सकते हैं पब्लिक को? हाँ, उसका केस तो बहुत है, तो ये क्या बोलता है जो हाइड नहीं किया, जो पेपर में दिखा रहा है, क्रिमिनल डिक्लेरेशन में दिखा रहा है, उसका दार्जिलिंग में भी है, ये वेस्ट बंगाल, कामरूप गुवाहाटी में भी है, और इसका कलकत्ता में भी है, और कलकत्ता में भी और भी है, कलकत्ता में 2-3 तो है। और ये रिसेंटली यहाँ का कुछ अपॉइंटमेंट का, जेई अपॉइंटमेंट का बारे में वो भी केस रजिस्टर है। उसका साथ में अभी जो हाइड किया है, एक तो एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कलकत्ता में, उसका एगेंस्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में भी है, फिर उसी का केस अंदर में फिर सीजेएम कोर्ट यूपी में है। 3 तो केस उसको हाइड किया है, और बाकी जो दिखा रहा है डिक्लेरेशन में दिखा रहा है 6 तो दिखा रहा है, तो 8 होगा केसेस जो